नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम चर्चाए खास। हमारे इस प्रोग्राम का आपको इंतजार रहता है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और ये चर्चा जुड़ी रहती है धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों के साथ। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत हम इस चर्चा के साथ करेंगे कि लुधियाना में शिवसेना नेता पर हमला किया गया है। सर, लुधियाना में शिवसेना नेता पर तेज धार हथियारों से हमला किया गया, जिसकी वजह से पूरे पंजाब के हिंदू संगठनों में रोष है और इस हमले की चहुं और निंदा हो रही है। और साथ ही साथ हमले से एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या पंजाब में हिंदू सुरक्षित हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हमलों से भाईचारक सांझ पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे मैं एक बड़ी दुखदाई जी, घटना है, दिल को बिल्कुल। दहलाने वाली घटना है। इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा करें वो कम है। और इसके साथ मैं एक और बात करता हूँ, जो बात आप भाईचारे या हिंदुओं की सुरक्षा की बात करी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो शिवसेना नेता था, ये सुखदेव जो शहीद भगत सिंह के साथ शहादत जिन्होंने ली, ये शहीद भगत सिंह और सुखदेव दोनों शहीद ऊपर बैठ के देखते होंगे कि हमने जिस देश के लिए अपनी जान दी, जिस पंजाब के लिए हमने अपनी जान दी, उस पंजाब का ये आज स्थिति बन गई कि आपस में वो दोनों ने फंदे चूमे देश की आज़ादी के लिए। और उसमें आज उसी के वंशज पे तलवारें उठी सरेआम बाजार में 40 सेकंड में। और भीड़ वाले बाजार में और निहंगों के वेश में जो निहंगी आए, उन्होंने क्लेम किया कि हमने मारा है इसलिए। और जो पुलिस कमिश्नर का बयान भी है कि बाबा बुढ़ा दल के वो दावा करते हैं कि हम उसके सदस्य हैं। तो ये एक ऐसी घटना है जिससे पंजाब और पंजाबियत की भावना को चोट लगी है। और उस समय ये जब आई है, जब 12 के करीब पंजाबी जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए। एक तरफ हम वहाँ पे फख्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने अंदर घर जाएंगे तो यहाँ पे हिंसक घटना है। और ऐसी ही घटना 40 वर्ष पहले शुरू होती, 1980 के दशक में इसी तरह की घटना हुई थी। और उसके बाद पंजाब धीरे धीरे एक नफ़रत की आग में, एक हिंसा की आग में, घर आंगन उसका जल गया पंजाब का। और उसमें से बड़ी मुश्किल हम 2000 के या 90 के 95 के शहीद भगत सिंह और उनके बेअंत सिंह की शहादत के बाद ये नॉर्मल स्थिति हुई। और फिर हम पंजाबी एकजुट होकर आगे निकले। आज फिर 40 वर्ष के बाद ये, और ये जो घटना है इसका मान सरकार पे और स्थानीय प्रशासन पे, अब पुलिस पे उंगली उठती है। पुलिस विशेष रूप से जो अंगरक्षक था, उसकी भूमिका लेकर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो देखता रहा, दूर से खड़ा देखता रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसने 5, 10 या 20 गज की दूरी पे वो खड़ा रहा और उसने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा मूक दर्शक बन के। ये पंजाब पुलिस पे भी अपने उसकी भूमिका पे प्रश्न, एक आदमी ने सारी पुलिस फोर्स पे, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो कमिश्नर है उनको भी सोचना पड़ेगा, डीजीपी जो है खुद, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये फोर्स में इस तरह की भावना क्यों आ गई। क्योंकि जो अंगरक्षक है वो तो पंजाब पुलिस की ऐसी तो कुछ छवि नहीं है। अब पीछे भी अमृतसर में भी उस समय भी अंगरक्षक साथ थे, ये तो एक था, वहाँ तो 15-20 थे, तब भी ऐसे मार के। तो ये जो स्थिति है ये अपने आप में एक अति चिंतनीय स्थिति है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, एक जब मान सरकार आई थी तो उसका एक कारण ये भी था कि लोग इसी तरह की नफरत और हिंसा की जो राजनीति है, जो एक दूसरे पे आरोप करते हैं, उसके बचने के लिए आए थे। और मान सरकार के जब बनी थी तो पटियाला में भी किस तरह की घटना हुई थी, उस समय उन्होंने बड़े ढंग से उसको संभाला था। तो अब ये दोबारा जो दो पीछे में घटनाएं, जो हिंसक घटनाएं, गुरुद्वारों में भी मारे गए आदमी, बेअदबी के रूप में मारे गए, अभी शंका है कि ये मारेंगे। तो इस तरह की कानून एक अपनी जगह है। अगर कोई बेअदबी करता है या कोई उसको आपके मतभेद है तो कानून, आप कानून का सहारा लें। कानून, उसमें केस दर्ज हो सकता है, उसकी छानबीन हो सकती है, उसको सजा हो सकती है। जब आप कानून को छोड़कर हिंसक पथ पे जाएंगे तो वो एक बड़ी एक अराजकता वाली तरफ हम जाएंगे, ये कबीले वाली राजनीति होगी, जो
बहुत अतीत में, आज से 200-400 सदी पहले जो था कबीले की राजनीति होती थी, एक दूसरे को मारा, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार बिल्कुल दिया। बिल्कुल तो ये जो नफरत और हिंसा है, ये पंजाब के लिए ठीक नहीं है ना, पंजाबियत के लिए ठीक है, भाईचारे के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ, इस भगत सिंह और सुखदेव दोनों ने फंदा चूमा, और ये दोनों आपस में आज जो हो रहा है, वो ऊपर बैठे भी रो रहे होंगे, बिल्कुल हम यहाँ बैठे रो रहे हैं कि ये कहाँ पंजाब की तरफ, किस तरफ पंजाब जा रहा है। और इससे सबसे बड़ी चिंता बात है कि अगर हम देखें, अफगानिस्तान हमारे सामने है, पाकिस्तान हमारे सामने है, जहाँ पे आतंकवाद और कट्टरपंथियों ने हावी हुए, तो वो देश उजड़ गए। पर उनकी आज की स्थिति क्या है? हम पंजाब अगर इसी तरह दोबारा आया, हिंसक घटनाएं बढ़ी, और ये जो फिर इसका मतलब है कि हमारा वर्तमान तो खराब होगा, भविष्य भी हमारा खराब हो जाएगा। हमारे आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक ढांचा भी, राजनीतिक ढांचा भी, सब एक तरह लड़खड़ा जाएंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पंजाब सरकार का जिम्मेवारी है, पंजाब सरकार को सख्ती से करना है। दूसरी बात जो सामाजिक स्तर पे भाईचारे की बात है, ये मैं समझता हूँ जब हम छोटे थे, जब स्कूल कॉलेज जाते थे, मैं पहले भी एक दफ़ा शायद कहा था इस बात को, कि जब एक ये गुरु की फौज हम मानते हैं निहंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये बनी थी अन्याय के लिए, विरुद्ध लड़ने के लिए। और उसका ये था कि जब हमारा जो बचपन था, जो जवानी का वो दौर था, तो उसमें जब निहंग साथ होता था तो सुरक्षित है, निहंग पास है, कोई गलत बात होगी तो रोक लेगा। अब वो खुद ही जब गलत बात पे वो बाना पहन के जब वो खुद करता, तो वो बाने की छवि भी खराब होगी, जिसको हम गुरु की फौज मानते हैं, उसमें पावनता देखते हैं, उसमें पवित्रता देखते हैं, उसके गुरु का स्वरूप देखते हैं कि जो, तो उसकी जो अगर छवि या पोशाक की जो मर्यादा हम देखें कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो ये बात पंजाबी ओवरऑल तो है, मैं समझता हूँ कोई मेरे से ज़्यादा, या वो सिख धार्मिक संगठनों को, बुद्धिजीवियों को और सिख समाज को सामूहिक रूप से देखना चाहिए कि अगर इसी तरह की घटनाओं को, मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, अब वो अपने शहीद मानते हैं, वो अपने शहीद मानते हैं। अमृतपाल आप संसद में गया, वोट लिया, तो उसकी अपनी विचारधारा, किसी को मना थोड़ा किया। तो ये संविधान के हिसाब से चले, कानून के हिसाब से चले, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब कानून को अपने हाथ में ले तो वो परेशानी का कारण है। तो ये सिख समाज को विशेष रूप से, और उनके जो बुद्धिजीवी से हैं समाज के, और जो धार्मिक संगठनों के जो नेता हैं, उनको इस पे घटना पे अपनी टिप्पणी करनी चाहिए, अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, नफरत या प्यार की, या सरबत के भले की भावना। हम सुबह शाम जब सरबत के भले की बात करते हैं, हम सेवा की बात करते हैं, हम त्याग की बात करते हैं, तो फिर ये नफरत और हिंसा की कहाँ पे हम आ गए। ये आत्मचिंतन करने की बात है, क्योंकि अदरवाइज ये पंजाब के लिए भी और सिख समुदाय के लिए भी ये अगली पीढ़ी के जो छवि है, जो बाने की छवि है, उसको भी लेके अविश्वास की जो भावना बढ़ेगी, तो वो समझता हूँ कि सबके लिए नुकसानदेह है। इसके लिए इस वारदात को बड़ी गंभीरता से प्रशासन को भी लेना चाहिए, समाज को भी लेना चाहिए, और विशेष रूप से धार्मिक संगठन जो सिख समुदाय के हैं, उनके जो नेता हैं, जो उनके वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको लेना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस बहाने के लेकर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो धीरे धीरे आप कहाँ से सुरक्षा की भावना से अविश्वास की भावना पे जब वो व्यक्ति आ जाए, वो छवि बन जाए, तो फिर उसका नुकसान ही नुकसान है, उसका संभालना दुरुस्त वाले बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अभी इसी घटना से समझना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम सुधारेंगे तो शहीद भगत सिंह और सुखदेव की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि हाँ, हमने कुर्बानी इसके लिए नहीं दी थी। तो ये तो स्थिति नहीं आनी चाहिए। पंजाबियों को कम से कम उन दोनों शहादतों को लेकर ही अपने आप को आत्मचिंतन करना चाहिए। और भाईचारे को मैं समझता हूँ इतना कमज़ोर नहीं है कि वो एक घटना से टूट जाए। अतीत में भी हुआ, विदेशी इसमें षड्यंत्र भी है, उसमें भारत के बढ़ते कदमों को तोड़ने के लिए भी सारे विदेशी देशी सब मिल के, क्योंकि जब तक घर में जगह मिल पाँव रखने के ना हो तो विदेशी भी नहीं आ सकता। तो ये घर में भी है, बाहर में भी है। हमें अपने आप में सतर्क होने की जरूरत है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये निंदनीय है। इसके आरोपी तो पकड़े गए, तो दोनों हैं, उनके सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई बात ना हो। बिल्कुल।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विपक्ष नेता राहुल गांधी की। सर, संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर जो बयान दिया है उस पर भी बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और भाजपा ने इस बयान को कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति संकीर्ण सोच बताया है। तो आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो 10 साल बाद जी 2024 में पहली दफा, पहले 2014 से लेकर 2010 साल विपक्षी नेता नहीं बना। बिल्कुल तो ये लोकतंत्र की दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से हम देखें या उस भावना से सोचें, एक लोकतांत्रिक देश है तो विपक्ष का नेता बनना अपने आप में एक सकारात्मक स्थिति है। ये आना चाहिए, एक मजबूत जो है विपक्ष होना चाहिए। और जो राहुल गांधी का जो हाव भाव थे, जो भाषण देते समय उनका आत्मविश्वास झलकता था। अब जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो उन्होंने, उनका लक्ष्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा था और संघ था। कहना तो वो ही आता है कि उन्होंने कहा भी इसी भाव से कि आप सारे, केवल आप ही हिंदू धर्म वाले नहीं, या आपका हिंदुत्व नहीं है, कहा उन्होंने। पर कहते कहते वो समाज के तरफ उनका इशारा था और उसी चीज को भाजपा ने पकड़ लिया। पर राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो 240 सीटें तो अकेली भाजपा की हैं, संघ परिवार की विचारधारा से विश्वास रखने वालों की है, और 240 सीटों को 24 करोड़ मतदाता ने मतदान किया है। तो 24 करोड़ मतदाता का अपमान करना लोकतंत्र में वो भी एक गलत बात है। आपके मतभेद हैं, आपके शब्दों के बिरादर रहने चाहिए। हिंदू धर्म की आप व्याख्या अपने ढंग से करें, पर मुश्किल यह है कि उनको हिंदू धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान कम है। एक बात हम मान के चलें, क्योंकि वो शो करते हैं, दिखाते हैं कि मुझे ज्ञान है, अध्यात्म जो सनातन बहुत गहरा है। वो अभी सही स्तर पे सोचते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है कि उनको अध्यात्म का उतना ज्ञान नहीं। भावना उनकी ठीक ही कि वो अपने विपक्षी दल को निशाना बनाते हैं, पर वो उस निशाना बनाते बनाते कहीं भटक गए भाषा में। अब स्थिति यह है कि वो विपक्षी नेता है, उनकी तरफ लोगों की जन साधारण से आशा उम्मीदें हैं कि वो अब हमारी बात करेंगे जन साधारण। वो देश भी देखता है, विदेश भी देखता है, उन पर देश विदेश तो उनके नजर में विपक्षी नेता हो। तो उनको अपनी जो एक जिम्मेवारी और जो जिस पद पर बैठे उसको देखते हुए और अपने गरिमा और मर्यादा को बनाते हुए अपनी बात करनी चाहिए, और इसको बड़ा सोच समझ के अपने शब्दों को तोल मोल के बोल वाली स्थिति है उनकी। अब अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनकी पहले भी जो छवि भाजपा ने बनानी चाहिए थी कि वो पप्पू पास हो गया आज, एक बात तो कह सकते हैं ना, जो वो तो ऋण हो गया, तो वो दोबारा उस स्थिति में ना आए। उनको लोग गंभीरता से सुने और देखें। इसके लिए उनकी अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है कि वो अपनी शारीरिक हाव भाव और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहें और विकास के मुद्दों में बात करें। केवल विरोध के लिए विरोध करना, वो एक क्षणिक लाभ तो उनको मिल सकता है, लेकिन दूर जब जाएंगे लंबी दौड़ में वो फिर पीछे रह जाएंगे। ये बात भी उनको ध्यान में रखनी चाहिए। बस प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे चर्चा करेंगे देश में नए लागू हुए कानूनों के बारे में। सर, देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। अब जो गैर भाजपाई राज्य सरकारें हैं वो इन कानूनों से नाखुश हैं, इन कानूनों का विरोध कर रही हैं। तो आप इन कानूनों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात समझिए कि ये कानून जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया उसमें बुनियादी बदलाव आ गए। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजी हुकूमत के बनाए हुए थे, और उसका लक्ष्य था दंड देना, क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत थी, उनके लिए हम गुलाम थे और दंड देते थे। अब भारतीय द्वारा बनाए गए ये कानून है और इसका लक्ष्य है न्याय देना। दोनों की विचारधारा में अंतर है। अब समस्या ये है कि हम 150-200 साल से वो प्रोसेस में चले, 1860 के बने हुए हैं, आज 2047 हो गया। अब चेंज आएगी तो चुनौतियां भी आएगी। बदलाव जब आता आदमी को तो एकदम उसको मानता नहीं, उसको क्योंकि कंफर्ट जोन में होता है, उससे बाहर आना पड़ता है। अब मान लो वकील ही हैं, उनके लिए धाराएं बदल गई, नाम बदल गए, तो जो 150 साल से जो पढ़े लिखे आए पिछले, तो उनके लिए समस्या नई धारा, नई बात करनी, नए शब्द आने, वो एक समस्या अपने आप में। पर इसको राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो मानता है कि हमें करनी चाहिए थी, आज़ादी के तत्काल बाद करनी चाहिए थी, लेकिन आज फिर हुई, तो एक सकारात्मक कदम है। और इसके साथ साथ जो अगली बात है, इसमें ऐसी क्लैरिटी दी, इसमें तो 35 जगह उन्होंने टाइम बाउंड किया है
कि FIR 0 कहीं से भी हो सकती है, घर से बैठ कर डिजिटल जो आजकल आधुनिकीकरण आया है उसका सहायता लेके सरलीकरण भी किया है। और 35 जगह पे उन्होंने समय सीमा बांधी है कि इतने देर में FIR हो, इतने में फैसला हो, इनमें इम्प्लीमेंटेशन हो, इतने में आप जो वो चीज़ें जो है। और विशेष रूप से इसमें महिला सुरक्षा की, बाल सुरक्षा की, उनके संबंधित जो कानून था उनको लेके है, भीड़ हिंसा को लेकर विशेष रूप से उन्होंने मेंशन किया, आतंकवाद की परिभाषा की है, बिल्कुल आर्थिक कानूनों को ले जो आर्थिक अपराध है उनमें सरलीकरण किया और स्पष्टीकरण और व्याख्या की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आम आदमी को राहत देने वाली है। लेकिन एक बात पे जो जिसकी मैं समझता हूँ कि सोचने वाली है, चिंतन करने की है कि इन्होंने पुलिस रिमांड 15 दिन से 90 दिन कर दिया। वो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा है, क्योंकि पुलिस के पास आप अथॉरिटी जब दे देते हैं तो उसका जो सत्ताधारी है वो कैसे इस्तेमाल करता है अपनी सत्ता का, वो दुरुपयोग हो सकता है। ये चीज़ इसको रिव्यू होने की ज़रूरत है। 15 दिन से 90 दिन नहीं होना चाहिए, 15 दिन से 5-10 दिन जो हो, तो 90 दिन के जो एक आदमी को बिना किसी कारण आप पुलिस रिमांड दे दें तो वो एक लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पहले कानून और नया 1 जुलाई से लगे अगले 3-4 साल सारे इकट्ठे ही चलेंगे। जो 31 जुलाई से 1 जुलाई से पहले के 30 जून से पहले उन पे पुराना कानून लगेगा, जो 1 जुलाई से बात हुई उनमें नया कानून लगेगा। 4-5 साल तो अभी 2 धाराएं चलेंगी, पुरानी भी और नई भी, तो इसलिए वो भी कंफ्यूज रहेगा। सरकार को ये चाहिए कि इस 3-4 साल में वो खुले मन से सबके सुझाव ले, क्योंकि अभी चीज़ नई बनी है, उसमें कई बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी। अगर सरकार अड़ियल रवैये से रहे कि हमने बना दिए तो अब लागू करने हैं, तो वो नीति भी ठीक नहीं रहेगी। जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आएंगे तो उसमें कोई कठिनाई आ सकती है, तो वो व्यवहारिक दृष्टि से इसको ले और जो सुझाव आए वो सरकार को मानकर उसको उस पर विचार कर बदलाव भी लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा ये है कि ये राष्ट्र हित से बनाए गए हैं, इसमें महिला, बच्चों, हिंसा, आतंकवाद और जो आज डिजिटल सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल है, तो ये लिटर सूनर आगे जाकर ठीक हो जाएगी स्थिति। पर स्टिल इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आती है तो सरकार को खुले मन से, दिल से इसको स्वीकार करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। ये ठीक दिशा में उठा एक कदम है, कह सकते हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, हर बदलाव को समय लगता है। समय लगेगा। वही ना। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की। सर, यूपी के हाथरस में एक धार्मिक समागम हुआ, उस धार्मिक समागम के बाद भगदड़ मच गई और तकरीबन 125 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। और धार्मिक समागम करने वाले बाबा के कुछ साथियों को पकड़ लिया गया है और बाबा की तलाश जारी है। तो ऐसे हादसे दोबारा ना हो, ऐसा कुछ ना घटित हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुखद घटना है और एक इस घटना के 2 पहलू हैं। एक तो प्रशासन की लापरवाही, बिल्कुल, दूसरी गरीबी और अंधविश्वास। क्योंकि बाबा जो बने, जो तथाकथित बाबा है, इसका बैकग्राउंड देखकर तो एक सिपाही था, सिपाही से आगे इसने अपने, इसके औलाद नहीं थी तो इसने अपनी एक प्रॉपर्टी जितनी थी उसको एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम दिया और उसके आगे काम इसका शुरू हो गया। और सुनने वाले भी गरीब आदमी, गरीब वर्ग, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इसके फॉलोअर, वो उस एक अंधविश्वास बाबा सूट वूट था वो, खैर अपनी उसकी एक धारणा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं जाता ज़्यादा, पर मैं समझता हूँ गरीबी और अंधविश्वास ये 2 कारण तो है उसकी इतनी। जहाँ तक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की है, सर 2.5 लाख लोगों का इकट्ठा होना, 15 दिन से वहाँ पे जा, और वहाँ पे जो खेतों में था वो पानी, बरसात या जो था चावल की वहाँ पे लाई थी, पानी छोड़ा हुआ था, तो 100 बीघा जमीन पे उन्होंने सारा पढ़ा। तो SDM लेवल पे, क्योंकि मेन शहर से 60 किलोमीटर दूर था, तो जिसने SDM लेवल पर इसको प्रशासन ने जो स्वीकृति दी उन्होंने संभाला ही नहीं भी कितने स्तर पे, देखने नहीं गया कोई साइड पे। अच्छा, जो गए होंगे पुलिस वाले उनको उनके सेवादारों ने रोक दिया। और ये बातें हम यहाँ पे भी देखते हैं, पंजाब में भी ऐसे डेरों में जाते हैं लोग, ऐसे होते हैं, और यहाँ पे भी घटना हुई है, देश के और भागों में भी है।
तो ये बेसिक चीज इसमें समझने की है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और जो गरीबी और अंधविश्वास, ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं और उससे फिर स्थिति ऐसी बनती है, भीड़ तंत्र जब होता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तो प्रशासन को बड़ा इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। पर स्थानीय से देखिए, एक इस मुद्दे से केवल एक स्थानीय स्तर पर दुखद घटना तो हुई से हुई, लापरवाही सामने आए, पर विश्व स्तर पर भारत की छवि भी खराब होती है। वो देखते हैं कि इतने लोग कैसे इकट्ठे, और स्थानीय प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी। तो ये एक पीछे जो ऐसे आपात स्थिति को संभालने के लिए सुझाव था, उसमें ये बेसिक है कि आने जाने का रास्ता, वहाँ पे मेडिकल स्वास्थ्य के संबंधित जो हो सकती है कोई, तो उसका प्रबंध भी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। और जिस अस्पताल में वो लेके गए हैं, 120 के करीब आदमी मारे गए, 150 के करीब, और जो घटना देख के एक कांस्टेबल खुद उसकी हार्ट फेलियर हो गया भाई, ऐसे इतने, तो ये एक भारत की छवि को भी खराब करता है। जिनके घर के गए उनके साथ हमारी संवेदना, जिनके घर के आदमी चले गए, बच्चे चले गए, महिलाएं चले गई, तो वो एक संवेदनशील मुद्दा है। हम उनके परिवारों से, अब उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, एक तो बात है, क्योंकि देश की छवि भी खराब होती है इससे। उनको मुआवजा जो मिला है, स्टेट ने भी दिया है, केंद्र ने भी दिया है, पर मैं समझता हूँ वो उन परिवारों के घर में कोई नौकरी सरकारी मिले, ताकि उनके जो एक आर्थिक स्थिति से उनकी जो सहायता हो सके। क्योंकि मुआवजा 2-2 लाख तो दे दिया, चलो एक तत्काल राहत तो मिल गई, तो मैं समझता हूँ कि जो चले गए जिनके परिवार के सदस्य को, उनके परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ताकि उनको आगे एक जीवन जीने का एक राहत मिल जाए। और बाकी जो संत समाज है, चाहे किसी भी धर्म संबंधी, उनको जागृत करना चाहिए कि ये अंधविश्वास पे ना जाएं। ये मिट्टी छूने की बात आ रही है, तो ये दुखदायी है। इसमें अभियान चलना चाहिए सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से भी। अंधविश्वास पे न जाए, अपना कर्म करें। कर्म ही अल्टीमेटली इंसान को आगे भी ले जाता है, पतन की तरफ भी ले जाता है। कर्म पर ध्यान देने की बात ही जोर तरह, इतना कह सकता हूँ। बाकी जो चले गए उनके साथ, परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता। और आज भी सर के साथ प्रोग्राम चर्चाए खास में बहुत ज़्यादा अहम विषयों पर हमने सर के साथ बातचीत की है, लेकिन फिलहाल के लिए आज हम इस प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। मुझे, रचना को और सर को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।